हेलो नमस्कार, मैं एस एल प्रजापति एक बार फिर स्वागत करता हूं इस आरसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम 12th क्लास का आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि वेक्टर का है। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो कि किसका है? वेक्टर का है, यानी सदिश का है। तो बच्चों, हम सदिश से परिभाषित है। 11th क्लास में फिजिक्स में हमने खूब पढ़ा था राशियों में सदिश और अदिश को। तो हम यहाँ सदिश और अदिश को एक बार फिर परिभाषित करते हैं। देखो बेटा, राशियाँ क्या होती है? यानी जिनको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, वे सारी क्या कहलाती है? राशियाँ कहलाती हैं। तो राशियाँ 2 टाइप्स की होती है, एक तो अदिश राशि और एक सदिश राशि। देखो, इनके नाम से ही परिभाषित है कि अदिश और सदिश। तो यहां देखिए, इसमें तो क्या होता है? केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण और दिशा, तो ध्यान रखना, इसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। इसमें दोनों ही होते हैं, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। अब गुरुजी आप बताते रहे हो ये परिमाण और दिशा, पर होता क्या है ये हमें समझाइए। तो चलो देखते हैं। तो बेटा देखिए, परिमाण का, जैसे मैं कहूं एक ये कोई लेंथ है, यहां अगर मैं ए कहूं और ये बी कहूं, ए से बी की तरफ अगर हम कहें कोई एक रेखाखंड है और ये अगर 10 मीटर का है, ठीक है, तो मैं कहूं बताइए ए बी की जो माप है वो कितनी है? 10 मीटर। केवल इतनी सी बात कहूं और यहां डायरेक्शन नहीं दूं, जैसे इसमें तो अभी डायरेक्शन दे दिया, जैसे मैं कहूं ए और बी, यहां केवल इतनी सी बात कह दूं 10 मीटर, तो बताइए ये क्या है? इस टाइम पर बेटा ये अदिश है। आई बात समझ में? और इसी को अगर मैं डायरेक्शन से शो करूं, बताइए ए बी 10 मीटर, तो अब बताइए जो ए बी बना वो क्या बन गया? इसमें परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई। इसका अर्थ है ये सदिश है। यानी ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सदिश के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु, सदिशों का जो सबसे पहला बिंदु है वो स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश बेटा, स्थिति सदिश उसे कहते हैं जो मूल बिंदु से सापेक्ष माना जाता है। जैसे कि मैं कहूं कोई कार्टेशियन फॉर्म यह है, ये मूल बिंदु है इसका। आई बात समझ में? ओरिजिन्स। अब मैं कहता हूं बेटा सुनना, यहां कोई P बिंदु है जिसकी स्थिति हमारे पास है x y z, तो मैं कह रहा हूं इस P का स्थिति सदिश बताइए। तो P की स्थिति सदिश आएगी बेटा OP। डायरेक्शन शो करने के लिए अपन उस पर वेक्टर लगा देते हैं। अब देखो, स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष माना जाता है और उसी के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो देखो, जब भी हम सदिश निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना। जैसे मैं कहूं ए बी वेक्टर, तो इसको कैसे निकाले जाएंगे? बी के जो निर्देशांक है उसमें से ए के निर्देशांक घटाते जाओ और एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप और जेड वाले के साथ के कैप लगाते जाओ। तो देखिए, हम ओपी का वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? पी में से ओके घटाओ, तो इसका मतलब एक्स माइनस 0 आई कैप, वाई माइनस 0 जे कैप और जेड माइनस के कैप, जेड माइनस 0 के कैप। तो यहां से जैसे ही हम करते हैं तो ओपी वेक्टर हमारे पास आ जाता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो हमेशा बेटा याद रखना, जो उसका बिंदु होता है अगर हम उसके साथ आई जे के लगाकर ऐड कर देते हैं तो वो जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? अपने स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? स्थिति सदिश निकालने में किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट आगे देखिए। अब मैं कहता हूं सदिशों का परिमाण ज्ञात करना। यार एक बात बताइए गुरुजी, कि सदिश का परिमाण तो होता है ना, तो वो परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? सदिश का परिमाण,
सदिश का परिमाण। तो सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है वो निकालेंगे। देखो अब मुझे एक बात बताइए, परिमाण का अर्थ हो गया, जैसे मैं इसको आर मानता हूं, आर वेक्टर मानता हूं, तो परिमाण का अर्थ हो गया इसका लंबाई कितनी होगी। परिमाण का अर्थ क्या होता है बेटा, इसकी लंबाई कितनी होगी। अब लंबाई का हमने 10th क्लास में आराम से एक फॉर्मूला और 11th क्लास में भी पढ़ा है। क्या होता है दूरी का, दूरी का बेटा एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई समस्या। अब यहां से देखिए बेटा, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे अपने, तो x में से 0 गया इसका होल स्क्वायर, y में से 0 गया इसका होल स्क्वायर, z में से 0 गया इसका होल स्क्वायर। चलो करते हैं देखिए, और जो अपने पास आएगी दूरी वो क्या आएगी, r वेक्टर का मोड, यानी इसका मापांक जो परिमाण है। देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए r का जो परिमाण बनेगा बेटा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या। तो देखिए ये परिमाण का फॉर्मूला है। आगे बात समझ में, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना, उसको मूल बिंदु में से घटा देना और आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, या फिर हम डायरेक्ट भी आई कैप जे कैप के कैप लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। और परिमाण निकालने के लिए हमेशा क्या करना, रूट के अंदर क्या करना, उनके जो स्थिति सदिश है उनका क्या करना, उनका वर्ग कर देना है और ऐड कर देना है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, P2 माइनस 3 और 4 का ये बिंदु है, कोई बिंदु है का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए तथा इस सदिश का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। सदिश का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। किसी को कोई समस्या। कहाँ से आएगी सर, अभी तो क्वेश्चन करेंगे तब आएगी। परिमाण भी ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि स्थिति सदिश हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं बच्चों, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं। स्थिति सदिश हमेशा किसके सापेक्ष निकाला जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष निकाला जाता है। तो इसका अर्थ है कि हम ओपी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना, ओपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, डायरेक्ट लिख देंगे, ऐड कर देंगे 2i कैप, फिर देखो माइनस का ऐड कर लेंगे तो माइनस चिन्ह है ना, जे कैप प्लस 4k कैप। आई बात समझ में। ये तो हमारे पास इसका स्थिति सदिश आ गया। और अब अपने को इस सदिश का परिमाण निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले सर आपने फॉर्मूला बताया था कि ओपी वेक्टर का मोड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यहां से देखिए x कितना है, यानी इनके गुणांक 2 का स्क्वायर, y कितना है -3 का स्क्वायर और z कितना है 4 इसका स्क्वायर। तो चलो देखिए ओपी वेक्टर इक्वल टू 4 9 माइनस का भी प्लस होता है और 16। ओपी वेक्टर का जो मापांक आया हमारे पास कितना आया है 29। कितना आया है 29 रूट के अंदर। ये इसका परिमाण है, चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, कोई डाउट किसी को। ये लो। तो बेटा हमने 2 टॉपिक सीखा है अभी तो, स्थिति सदिश निकालना और उनका परिमाण निकालना। यहां तक किसी को भी अगर समस्या हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है दिक् कोसाइन। दिक्, सबसे पहले हाँ एक काम करते हैं, दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। तो देखिए दिक् अनुपात में, दिक् अनुपात क्या होते हैं,
जैसे देखिए मैं एक वेक्टर मानता हूँ, ए वेक्टर हमारे पास है, जैसे A1 आई केप, A2 जे केप, A3 के केप। तो जो हमारे पास A1, A2, A3 या फिर XYZ भी मान सकते हैं, यही क्या कहलाएंगे बेटा, इसके दिक् अनुपात कहलाएंगे। यही क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाएंगे। यानी कि आई केप, जे केप और के केप के जो गुणांक है वही क्या कहलाते हैं, उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2i केप प्लस जे केप प्लस के केप, 4k केप मान लो, चलो, तो बताइए इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 2, 1 और 4। आई बात समझ में, कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है, यहां तक अगर किसी को 1% समस्या हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल बेझिझक। दिक् कोसाइन का फॉर्मूला होता है LMN। बेटा इसको बोलते हैं कोस अल्फा, कोस अल्फा, इसको बोला जाता है कोस बीटा, इसको बोला जाता है कोस गामा। आई बात समझ में। तो यहां से देखिए, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो यही वेक्टर लेते हैं अपन, तो आई केप का गुणांक बटे इसका परिमाण। परिमाण को कैसे निकालते हैं बेटा, परिमाण को गुरुजी निकालते हैं इनके गुणांकों का स्क्वायर कर करके जोड़ते हैं और रूट में लिखते हैं। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? ये हो गया अपने पास L का मान। इसी प्रकार अब यहाँ J का गुणांक लिखते हैं, मोड वो का वही आता है इसका परिमाण। आई बात समझ में, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन करेंगे इससे। आगे देखिए A3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वही परिमाण, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये इसके दिक् अनुपात होते हैं, सॉरी दिक् कोसाइन होते हैं। L M N को हम क्या मानते हैं, दिक् कोसाइन मानते हैं। आई यहाँ तक कोई समस्या? दिक् कोसाइन सवाल पूछेगा तो निकाल सकते हो आराम से दिक् कोसाइन। क्या करोगे, कोई सदिश लेओगे, उसका आई कैप का मान ऊपर रखोगे, उसका परिमाण नीचे, आई कैप का गुणांक ऊपर रखने के बाद परिमाण को नीचे रख दो। ये सेम काम LMN करके LMN निकाल लेंगे, वही क्या कहलाएंगे, उसके दिक् कोसाइन कहलाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या? आगे देखिए, जैसे अब एक बात बताइए, देखो यहाँ से कुछ एक बात पता चल रही है। अगर मैं L स्क्वायर करूँ, M स्क्वायर करूँ और N स्क्वायर करूँ, तो बताओ बेटा क्या आएगा। देखो इसका स्क्वायर और रूट हट गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया। अब एलसीएम सबके नीचे क्या आ गया, सेम ही आ गया कि नहीं आया? रूट हट गया तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ऊपर देखिए स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हैं अपन सबको, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो इसका मान यहाँ से कितना निकला बेटा, 1 निकला। कुछ एक क्वेश्चन में ये बात भी काम आएगी। अब बताओ इसको अपन दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं। एल को क्या कहते हैं, कोस अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा। एम को कहते हैं कोस बीटा, कोस स्क्वायर बीटा। और एन को कहते हैं कोस गामा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखिए, मैं बेटा एक बात सुनना, जितनी सारी थ्योरी कराऊंगा उससे लगभग पूरी प्रश्नावली हो जाएगी, ये मानो। जितनी थ्योरी कराऊंगा उससे पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरह समझना है। एक कॉपी पेन लेके बैठो और आराम से इसको लिख लो। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर ईमानदारी से किसी बच्चे ने ये सारी चीजें सुन ली और अच्छी तरह से 1-2 बार देख ली, तो तुम्हें आराम से कोई नहीं रोक सकता है 10वीं प्रश्नावली को। और ऐसे ही 10वीं नहीं, अपन लगभग कंप्लीट एक्सरसाइज ऐसे ही डालते रहेंगे। ओ ठीक है। तो देखिए बेटा, अब अपना एक, हाँ सॉरी, अगला टॉपिक से पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। मैं कह रहा हूँ सुनना। जैसे मैं कह दिया ए वेक्टर हमारे पास है 3i केप माइनस 4j केप प्लस k केप। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ k केप, चलो एक काम करते हैं, इतना ही ले लेते हैं। अब मैं कहूँ बताइए इसके दिक् अनुपात बताइए पहले तो, और फिर दिक् कोसाइन बताइए। दिक् अनुपात हमारे पास आ गए सर, क्या आए बेटा, इनके गुणांक डायरेक्टली 3, -4 और 0, 3, -4 और 0। अब दिक् कोसाइन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले सर आपने बताया था
क्या बताया था कि LMN का मान निकाल लो, वही क्या कहलाएंगे बेटा, इसके दिक कोसाइन कहलाएंगे। तो गुरुजी LMN के हम फॉर्मूले जानते हैं, क्या जानते हैं, A1 रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। आई बात समझ में। A1 का मान कितना है 3, और इनका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, वो 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब देखो बेटा के नहीं है तो उसको अपन 0 मान सकते हैं, वेरी गुड। तो बोले क्या आएगा 3/9 + 16। तो यहाँ से देखिए L का मान क्या आ चुका है 3/√15। इसका मान कितना हो गया, सॉरी 15 है 25, 3/5 L आ चुका है। यानी कि इसका जो दिक कोसाइन का पहला पार्ट है वो कितना आ चुका है L। देखिए अब M ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया A2/√A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। अब ये मान निकालने की जरूरत नहीं, आराम से A2 का मान कितना रख सकते हैं बेटा, -4 और ये आया था हमारे पास 5, और n का मान क्या है बेटा 0 है। इसी प्रकार फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार तो, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसका मान 0 है, नीचे 5 आएगा तो n यहाँ से हमारे पास आ गया 0। तो जो दिक कोसाइन आए हमारे वो क्या है बेटा, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन जो आए हैं हमारे पास क्या आ चुके हैं बेटा, 3/5 -4/5 और 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बेटा हमने अब तक 4 टॉपिक पढ़ लिए। स्थिति सदिश निकालना, उनका परिमाण निकालना, दूसरी बात और तीसरी बात हम दिक् अनुपात निकालना, चौथी बात दिक् कोसाइन निकालना। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को एक भी % समस्या हो तो तुम आराम से पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास सदिशों के प्रकार। वैसे आराम से पढ़ सकते हो इसमें तुम, सदिशों के प्रकार। अब सुनना बेटा, सदिशों के प्रकार में सबसे पहला सदिश शून्य सदिश, जीरो वेक्टर शून्य सदिश। अब शून्य सदिश होता क्या है यार, एक बात बताइए। देखो नाम से ही निकल रहा है बेटा, शून्य सदिश यानी कि जिसका कोई परिमाण नहीं हो। परिमाण कितना हो बेटा, 0 हो। अब परिमाण 0 हो तो गुरुजी परिमाण 0 हो इसका अर्थ है कि उसकी लंबाई कुछ आएगी ही नहीं, यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु दोनों सेम ही होंगे, तभी तो क्या होगा, उसका परिमाण 0 होगा। अरे देखो परिमाण अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ परिमाण आएगा, लेकिन 0 कब हो सकता है परिमाण, जब गुरुजी मैं यहीं से स्टार्ट करूं और यहीं रुक जाऊं। इसका अर्थ क्या है कि जहां है कहीं वहीं का वहीं बने रहे, जहां है वहीं के वहीं बने रहे। आगे बात समझ में? तो जहां है वहीं के वहीं बने रहे तो क्या कहलाता है, शून्य सदिश होगा। आई बात समझ में? तो इसका अर्थ है कि इसका परिमाण कितना होगा, परिमाण तो होगा 0 और प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्या होंगे, एक ही होंगे, संपाती होंगे, एक ही होंगे, एक ही बात है। संपाती होंगे या एक ही होंगे, एक ही बात है ना। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई समस्या? दूसरा जो वेक्टर है बेटा वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश इसके नाम है, याद रखना, एक है इकाई सदिश, मात्रक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। यार एक बात बताओ बेटा, इसके जो नाम है, देखो कहीं सारी परिभाषा उसके नाम में ही निकल जाती है। नाम में कैसे निकलती है, नाम में ऐसे निकलती है सर, देखो यहां से निकल रहा मात्रक सदिश। इससे तो थोड़ा हम कह नहीं सकते, लेकिन इससे देखो आराम से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं कि देखिए इकाई सदिश,
यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसकी लंबाई एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, क्या कहलाता है बेटा, मात्रक सदिश कहलाता है। जैसे मैं कहूं आई केप का परिमाण कितना होता है, एक, मात्रक सदिश है। जे केप का परिमाण कितना होता है, एक, मात्रक सदिश है। जब भी, यार एक बात बताओ, यहां से एक निकल रहा है कि बात, गुरुजी मात्रक सदिश में क्या करते हैं अपन, उसके ऊपर केप लगा देते हैं, केप लगा देते हैं, इसका अर्थ है कि ये लो ए केप। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं कहूं कि ए वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होगा, ए वेक्टर का मात्रक सदिश, तो ए वेक्टर का मात्रक सदिश आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, एक केप से प्रदर्शित करेंगे, ए वेक्टर बटे उसका क्या कर दो, परिमाण का भाग दे दो, यही क्या कहलाता है बेटा, मात्रक सदिश कहलाता है। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा सुनने की कोशिश करना, यहां से सुनने की कोशिश करना। यहां से देखिए, अपने पास एक सदिश है 2i केप 4j केप प्लस 5k केप, 2i केप 4j केप और 5k केप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इसका क्या करो, तुम मात्रक सदिश निकालिए। तो कुछ नहीं करना, केप ज्ञात करना है। केप ज्ञात करना है तो उसका सदिश लिख दो और उसका परिमाण बटे में कर दो। तो एक का केप बोलो 2i केप 4j केप और 5k केप। अब इसका परिमाण निकालना है तो हम क्या करते हैं, रूट में करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया हमने। कोई डाउट किसी को, बिल्कुल समस्या नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर परिमाण निकला है वो क्या निकला है, देखिए, वो सॉरी परिमाण नहीं, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर जो निकला है वो क्या निकला है, देखिए इसका एडिशन करते हैं अपन, 4 16 25। तो यहाँ से क्या बना देखो, 45 बन गया ना। 2i केप प्लस 4j केप प्लस 5k केप डिवाइड बाई, इनको ऐड करेंगे तो 45, और 45 बन गया। तो देखो 45 का रूट किसका होता है, 3√5। तो 1/3√5 2i केप 4j केप 5k केप। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a केप 2/3√5 i केप 4/3√5 j केप 5/3√5 k केप। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका क्या है, आंसर है। आई बात समझ में। तो बेटा हमने मात्रक सदिश पढ़ाया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना तो क्या करेंगे, वो सदिश बटा उसका परिमाण। अब बेटा देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो क्या पूछ सकता है इसमें। एक क्वेश्चन है कि मैं कह रहा हूं बेटा एक वेक्टर दे रहा हूं 4i के प्लस 3j के। अब मैं कह रहा हूं कि इस सदिश की दिशा में, इस सदिश की दिशा में, इस सदिश की दिशा में 10 परिमाण का या 10 मात्रक है, 10 मात्रक है परिमाण का सदिश ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रखा है, ज्ञात कीजिए कि इसकी दिशा में ज्ञात करना है। अब इसकी दिशा में ज्ञात करना है, इसका अर्थ क्या होता है, जब भी अपने को ऐसे कहें कि बेटा इसकी दिशा में वो निकालिए, एक सदिश निकालिए जिसका परिमाण इतना है, फलाना है, तो हमें क्या करना, पहले तो दिशा ज्ञात कर दो, दिशा ज्ञात कर लो और उसको क्या कर दो, फिर जितना अपने को कह रखा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिशा ज्ञात करने का अर्थ क्या है कि इसका मात्रक सदिश निकाल लो। तो मात्रक सदिश निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए केप करेंगे, ए केप करेंगे। चलो करते हैं, देखिए ए केप तो ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर,
आई बात समझ में। एक इकाई सदिश निकाल लेंगे। देखो इकाई सदिश आ गया, इसका अर्थ है उसका परिमाण 1 है, लेकिन अपने को चाहिए 10 परिमाण का, तो उसको 10 से गुणा कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो बताओ क्या हुआ, 4i प्लस 3j डिवाइड बाई रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट देखिए 4i प्लस 3j डिवाइड बाई 25 आ जाएगा अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपन, यानी 16 और 9 25। अब यहाँ से 25 किसका होता है, 4i प्लस 3j डिवाइड बाई 5। इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4/5i प्लस 3j 3/5 आएगा, है ना। ये जो आया है वो क्या आया है, अभी तो एकांक सदिश आया है, दिशा आ चुकी है, लेकिन अपने को चाहिए क्या है बेटा, अपने को चाहिए 10 परिमाण का या 10 मात्रक परिमाण का ए वेक्टर की दिशा में सदिश, ए वेक्टर की दिशा में सदिश। अब ए वेक्टर की दिशा में सदिश निकालना, आराम से निकाल लेंगे। देखो डायरेक्शन पता चल गई अपने को, डायरेक्शन पता चल गई तो उसको आराम से 10 से मल्टीप्लाई कर लो। उस सदिश को अपन अगर b माने तो क्या हो जाएगा, 10 1 तो b वेक्टर इक्वल टू 10 4/5i प्लस 3/5j। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो b वेक्टर अपने को मिला, अगर इसको करेंगे कैलकुलेटेड तो 8i प्लस 6j। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बिल्कुल समस्या नहीं है। तो देखिए अपना जो आंसर बना वो अपने पास बन गया ये। अब तक अपन ने कितने टॉपिक पढ़ लिए बेटा? जितने टॉपिक पढ़ लिए उनके क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं। इसका अर्थ है कि अपनी जो 10.2 एक्सरसाइज है वो हो रही है। 10.2 एक्सरसाइज जिस बच्चे ने ईमानदारी के साथ यहाँ तक पढ़ लिया उसको 10.2 आराम से समझ में आ जाएगी इस थ्योरी के साथ ही। हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक है अपना बेटा, अगला टॉपिक है तीसरा, जो कि सह आदिम सदिश, यानी अपने सदिशों के जो प्रकार पढ़ रहे थे उसमें से हम पढ़ रहे हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश का अर्थ क्या हुआ बेटा? देखो सह आदिम सदिश उसे कहते हैं कि अगर मैं कहूँ बेटा हमारे पास जैसे ये हमारा ना रिया कोचिंग है और ये कोई एक बिंदु मान लें। अगर हम रिया कोचिंग को एक बिंदु मान लें, यहाँ से अगर कोई बच्चे जा रहे हैं अपने अपने घर जा रहे हैं, तो ये जो जाने वाले बच्चे जो सदिश बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश कहलाएंगे। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? बेटा? निष्कर्ष ये निकलता है कि सर इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होगा और अंतिम बिंदु अलग अलग होंगे। यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु तो क्या हो, प्रारंभिक बिंदु समान हो या एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो और अंतिम बिंदु अलग अलग हो। अंतिम बिंदु क्या हो, अलग अलग हो। अंतिम बिंदु अलग अलग हो। अंतिम बिंदु क्या हो, अलग अलग हो। यहां तक आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपने बुक का क्वेश्चन भी है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। यहाँ देखिए अगर हम इसको बिंदु दें ए बी सी और अगर हम इसके डायरेक्शंस शो करें तो देखिए अब मैं कह रहा हूँ यहाँ ए वेक्टर नाम दे देता हूँ, यहाँ सबका ए वेक्टर ही होगा क्योंकि वर्ग है। आगे बात समझ में? तो यहाँ से देखिए अगर मैं कहूँ, बताइए बेटा कौन सा सह आदिम सदिश होगा? सह आदिम सदिश होगा। कौन सा सह आदिम सदिश होगा? तो गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बताई थी, गलत बना दिए क्या? चलो कोई बात नहीं, हाँ सही है। तो अभी सर आपने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि
उनका प्रारंभिक बिंदु एक होगा, यानी एक जगह से ही स्टार्ट होंगे दोनों। तो देखो कौन सा बिंदु है ऐसा, कौन सा बिंदु है ऐसा, ये डी बिंदु है जहां से दो सदिश निकल रहे हैं, एक सदिश इस तरफ जा रहा है और दूसरा सदिश नीचे आ रहा है। आई बात समझ में। तो जो डी वाला होगा ऐसा बिंदु है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से बेटा कि जो कौन सा वेक्टर हुआ, ये डीसी वेक्टर हुआ। डीसी वेक्टर वह डी ए वेक्टर क्या है, सह-आदिम सदिश है। आई बात समझ में। सह-आदिम सदिश बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, क्या कहलाता है, सह-आदिम सदिश कहलाता है। नेक्स्ट बढ़िए, फोर्थ नंबर का जो वेक्टर है बेटा वो हमारे पास आएगा संरेख। इस पे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं बेटा, संरेख सदिश। संरेख सदिश खूब बनते हैं। संरेख से तुम भली बात ही परिचित हो। संरेख क्या होता है, संरेख हमारे पास देखो, संरेख का अर्थ क्या होता है यार, जो एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो वो संरेख होंगे। एक रेखा में हो या समांतर हो, एक ही बात है यहाँ पे। सदिशों में तो एक ही बात है, या तो एक ही रेखा में हो या क्या हो, समांतर हो। लेकिन उनके परिमाण समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी होती है। यानी कि क्या होगा, अगर कोई वेक्टर इस प्रकार है लेमड़ा बी वेक्टर, तो वो क्या कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे। आई बात समझ में। यानी कि उनके जो सदिश है उनके गुणांकों का अनुपात क्या हो, समान हो। जैसे मैं मानूं कि ए वेक्टर हमारे पास है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो अगर मैं कहूँ, बताइए बेटा, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 ये स्थिति है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो क्या है बेटा, वो क्या है, बोलिए, संरेख सदिश है। तो यहाँ पर संरेख सदिश में एक बात हमें पता चलती है कि इनमें दिशा समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है। इसमें दिशा क्या हो सकती है बेटा, समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, तो इनमें क्या हो सकती है बेटा, दिशा समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, ये संरेख है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि यहाँ सर जो लेमड़ा का मान क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो प्लस हुआ इसका मतलब उसी डायरेक्शन में है और माइनस हुआ इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो संरेख में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब है क्या हुआ, तो यहां देख के बताइए मुझे संरेख कौन कौन से सदिश है। तो इसका मतलब ये जो बीसी सदिश है, बीसी सदिश है, तथा एक कौन सा सदिश, ये एडी, एडी नहीं सॉरी डीए है, एडी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, एडी नहीं है, एडी तो उल्टा है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो जो पहले आएगा उसको पहले और जो जहां अंत हो रहा है उसको बाद में रखेंगे। ये लो, ये संरेख है। दूसरी बात ए बी की डायरेक्शन इधर है, यानी ए से बी की तरफ है। देखो पता चल रहा है ना, ए से बी की तरफ है, तो ए बी वेक्टर तथा अब देखो ऊपर वाले में देखो कैसे डी से सी की तरफ है, तो डी पहले सी बाद में। ये दोनों क्या है, संरेख है। ये दोनों आपस में, ऊपर वाले दोनों संरेख है, नीचे वाले दोनों संरेख है। संरेख भी समझ में आ गया, मात्रक सदिश भी समझ में आ गया, शून्य वेक्टर भी समझ में आ गया, और एक और पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ लिया, सह-आदिम सदिश भी समझ में आ गया। 4 वेक्टर हमने पढ़ लिए। किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समान सदिश, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश में क्या होगा, यदि दो सदिश समान है तो उनके अदिश घटक समान होंगे। क्या होंगे, अदिश घटक समान होंगे। अदिश घटक बोले तो यदि दो वेक्टर समान है तो उनके अदिश घटक क्या होंगे, समान। परिभाषा क्या है कि यदि दो वेक्टर समान है तो उनके अदिश घटक क्या होंगे, समान। अदिश घटक बोले तो जैसे अदिश घटक किसको बोलते हैं बेटा, 2i के प्लस 4j के प्लस 3k के। अदिश घटक किसको बोलेंगे, 2, 4 और 3, ये क्या कहलाएंगे, इसके अदिश घटक कहलाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। एक ए वेक्टर है एक्स आई के प्लस 4j के माइनस 3k के। दूसरा बी वेक्टर दे रखा हूँ 3i के माइनस j के yj के प्लस k के।
जेड के केप। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ यदि ये दोनों, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समान है तब एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए, जेड के मान ज्ञात कीजिए। किसी को कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या? चलो करते हैं। देखो अब यार एक बात बताओ, दो सदिश समान है तो उनके अदिश घटक समान होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही कि यदि दो सदिश समान हैं तो उनके अदिश घटक समान होंगे। अदिश घटक बोले तो यानी इनके गुणांक समान होंगे। आई कैप का गुणांक आई कैप के बराबर, यानी x इक्वल टू 3। दूसरा ये y मतलब जे कैप का गुणांक जे कैप के बराबर, यानी 4 इक्वल टू माइनस वाई, तो y इक्वल टू -4। आई बात समझ में? और यहाँ से जे ये के कैप का गुणांक के कैप के बराबर, तो यहाँ से जेड का मान हमारे पास आ गया -3। किसी को कोई समस्या? ये लो देखो बेटा, मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाया उनके प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल करवा दिया है, जिससे कि तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो इस थ्योरी को 2-3 बार देख लेना, तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब एक लास्ट वेक्टर बच रहा अपना का ऋणात्मक वेक्टर, ऋणात्मक सदिश, या इसको विपरीत सदिश भी कहते हैं, या इसको विपरीत अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, विपरीत सदिश। यार इसका बताओ, ऋणात्मक अपोजिट, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मैं कहूँ एक वेक्टर हमारे पास है, जैसे मैं कहूँ एक वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं और दूसरा वेक्टर ऐसे हैं, अगर इनके परिमाण समान हैं लेकिन इनके डायरेक्शन से अलग अलग है, जैसे मैं कहूँ ए बी, तो ये जो बनेगा इसको अगर मैं पी क्यू लिखना चाहूँ तो बताइए क्या आएगा? ए बी जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? माइनस का पी क्यू के। माइनस पी क्यू क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि देखो इनका परिमाण समान है लेकिन इसकी डायरेक्शन यूं है। सॉरी, ए बी उल्टा लिख लिया क्या हमने? चलो कोई बात नहीं है, ए बी नहीं बोल सकते इसको ना, बी ए बोलेंगे क्योंकि ऐसी डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन यूं है, तो माइनस का पी क्यों बोल देंगे। आई बात समझ में इतना सा? यानी देखो अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, इस सदिश को इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो माइनस चिन्ह लगेगा। आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक किसी को कोई समस्या? अपने सदिशों के प्रकार भी पढ़ लिए हैं कंप्लीटली। तो बेटा एक बात तुम छोटी सी बात भूल गए जो कि तुम जानते हो, सदिश के उदाहरण, अदिश के उदाहरण, सदिश के उदाहरण और अदिश के उदाहरण। इतना सा याद रखना, जिसमें दिशा होती है वो सदिश, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश, और जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश होता है। जैसे मैं कहूं चाल, चाल, द्रव्यमान, चाल, द्रव्यमान, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब इसमें आएंगे। और जो देखो वेग, विस्थापन, इसमें दिशा होती है, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि सारे सदिश में आएंगे। ये सारी चीज़ें हम तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। कोई समस्या यहाँ तक? अब हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए, अगर किसी को 1 भी % या आधी % भी अगर समस्या हो, तुम आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता अगर ईमानदारी से किसी बच्चे ने यहाँ तक पढ़ी होगी तो कोई समस्या रही होगी। 1 भी % समस्या नहीं रहनी चाहिए। अगर रहेगी तो उसका वादा करते हैं कंप्लीटली समस्या दूर करेंगे। ठीक है।